हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शोषण। शोषण और मैंने पिछले वीडियो में पोषण से रिलेटेड हमने पढ़ा चुके हैं। आज शोषण का चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं और इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, उनको हम अंत में बताएंगे कि संभावित क्वेश्चन इन चैप्टर से कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। 99% उनको हम लास्ट में जिक्र करेंगे। तो आज इस टॉपिक से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, शोषण का अर्थ समझेंगे। उसके बाद शोषण एवं शोषण तंत्र का महत्व जानेंगे। तीसरा, शोषण के प्रकार का अध्ययन करेंगे। चौथा, मानव शोषण तंत्र के सभी अंगों की पहचान करेंगे। पांचवा, शोषण की क्रिया को क्रमवार समझेंगे। और चौथा, गैसों के आदान प्रदान को समझेंगे। और लास्ट में 7 नंबर, कोशिकीय शोषण एवं एटीपी का निर्माण का अध्ययन करेंगे। और 8वां है, बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करेंगे। लास्ट में ये हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या कह रहा है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। लेकिन भोजन सीधे ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करती है। इस संपूर्ण जैविक क्रिया को शोषण कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पिछले अध्याय में हमने पढ़ चुके थे पोषण, जिसमें हमने भोजन का अंतर ग्रहण किया था। भोजन का अंतर ग्रहण के बाद भोजन का क्या हुआ था, पाचन। पाचन के बाद उस भोजन का अवशोषण। अवशोषण तक हमने पढ़ चुके थे। अब जितने भी पोषक तत्व अवशोषित हुए हैं उनका ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, ऊर्जा में बदलने के लिए हमें शोषण की आवश्यकता होती है। शोषण की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इस चैप्टर का महत्व और बढ़ जाता है कि ये भोजन खाने के बाद पचता है, पचने के बाद अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद कैसे ऊर्जा निर्माण होगा, यह चैप्टर बताने का एक मार्ग प्रस्तुत करता है। तो आगे चलते हैं। शोषण के दौरान शोषण के दौरान क्या क्या होता है। मुख्य रूप से ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है। उसके बाद भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जब भोजन पच जाता है तो वो बन जाता है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोजन के ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ही एटीपी में सुरक्षित रूप से एटीपी का निर्माण करता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड
एवं जल बनते हैं। अब हम ये बात समझ चुके हैं कि श्वसन के दौरान हमें क्या क्या चीज की उत्पन्न होती क्या क्या चीज की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होने के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। अब हम देखते हैं एक शॉर्ट की में, तो भोजन, भोजन ग्रहण की पाचन, भोजन का पाचन हुआ, डाइजेशन। उसके बाद ये पाचन, पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में, वो ग्लूकोज के रूप में एकत्रित होता है। और उस ग्लूकोज के शोषण के जरिए, शोषण के जरिए उसका ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हम लेते हैं शोषण के दौरान, क्या क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन से उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के बाद एटीपी का निर्माण होता है। ये देखिए एटीपी का निर्माण। एटीपी जब निर्माण होते हैं तो सभी कार्य, शरीर के सभी कार्य होने लगता है। उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने सांसों के जरिए बाहर फेंकते हैं, जबकि H2O जल कुछ पसीने के साथ और मूत्र के जरिए हम विसर्जित करते हैं। तो हमें श्वसन की इम्पोर्टेंसी क्या है, इम्पोर्टेंट, व्हाई इज रिस्पिरेशन इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है श्वसन। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन के जरिए ही वृद्धि, शरीर का वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। तीसरा है मांसपेशियों को कार्य करने योग्य बनाता है। और चौथा इम्पोर्टेंस है मस्तिष्क एवं हृदय के कार्य के लिए ऊर्जा देती है। पांचवा है शरीर की सभी कोशिकाओं को जीवित रखता है। और छठा है सभी जैविक क्रियाओं का आधार है। हम एक शब्द में कह सकते हैं श्वसन सभी कार्य, शरीर के जितने भी जैविक कार्य हैं उन्हें संचालन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बीमार हो गए, घाव हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा बनेगा कैसे, श्वसन से बनेगा। तो आगे हम चलते हैं, ये रोड मैप हमने देख लिया है। आज का महत्वपूर्ण की शब्द है, कीवर्ड, महत्वपूर्ण शब्द, रिस्पिरेशन श्वसन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ऊर्जा, ऊर्जा मुद्रा, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, और कोशिका अकोशिकीय श्वसन। आगे हम देखते हैं, याद रखने योग्य जो बात है, श्वसन और श्वास एक ही प्रक्रिया नहीं है। श्वसन और श्वास एक ही प्रक्रिया नहीं है। इसका अंतर भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद श्वसन, श्वास केवल ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, यही काम करता है श्वसन में। श्वास, श्वास के जरिए हम यही काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि श्वसन कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी बनाता है। यह अंतर बोर्ड में अक्सर 2 से 3 अंकों प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। श्वसन, श्वास और श्वसन का अंतर लगभग 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं और
हमने बताया था कि श्वास और श्वसन में अंतर। कभी कभी हम समझ लेते हैं कि श्वास लेना ही श्वसन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अंतर भी हम समझते हैं कि श्वास जो है एक भौतिक प्रक्रिया है। श्वास भौतिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया। श्वास फेफड़े में होती है। श्वास फेफड़े में होती है, जबकि श्वसन प्रत्येक कोशिका में होती है। श्वास केवल ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करता है, जबकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके एटीपी बनाता है। 4 नंबर देखिए, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। श्वसन श्वास के दौरान ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, जबकि श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह बाह्य क्रिया है। श्वास बाह्य क्रिया है, जबकि श्वसन आंतरिक कोशिकीय प्रक्रिया है। अब हम श्वसन की एक सरल परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन। श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी का निर्माण करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं, श्वसन वह प्रक्रिया है जिससे हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा मिलती है तथा उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। उसे हम श्वसन कहते हैं। श्वसन में क्या होता है? भोजन भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन जो होता है श्वसन, तो ग्लूकोज, भोजन को हम सीधे ऊर्जा में नहीं बदल सकते, वो बदलेगा ग्लूकोज में। और हम भोजन के साथ जब ऑक्सीजन लेते हैं, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? एटीपी। एटीपी को हम ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। बदले में उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। श्वसन की मुख्य विशेषता पहले भी पढ़ चुके हैं। यह सभी जीवित कोशिका में होती है। इसका विशेषता है सभी जीवित कोशिका में होती है। यह जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की मुख्य विशेषता में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। चौथा नंबर विशेषता है एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर के अंदर बहुत सारे, हर एक कोशिका में एटीपी का निर्माण होता है। हर एक एटीपी में ऊर्जा होती है। जब शरीर की आवश्यकता पड़ती है, तो यह एटीपी अपना ऊर्जा शरीर को हर एक क्रिया के लिए वो टूटकर सभी कोशिका में प्रदान करती है। CO2 एवं H2O उप उत्पादन के रूप में बनते हैं, मतलब बेकार पदार्थ के रूप में बनते हैं, जो कि CO2 श्वास के जरिए छोड़ते हैं, H2O कुछ पसीने के जरिए, और मूत्र मार्ग के जरिए हम H2O को बाहर करते हैं। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। अब श्वसन का महत्व देख लेते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। पहला महत्व यह है, शरीर का ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा महत्व यह है, शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायता करती है। तीसरा है, कोशिका की मरम्मत एवं निर्माण में सहायक होता है। मांसपेशियों के संकुचन में ऊर्जा देता है। शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करती है। सभी जैविक क्रिया को संचालन करता है।
ये है श्वसन का महत्व। अब देखते हैं महत्वपूर्ण श्वसन की चरणबद्ध प्रक्रिया। भोजन, भोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है। ये जो ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है। कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होने के बाद एटीपी का निर्माण होता है और ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होती है। एटीपी निर्माण होने के लिए एटीपी का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है। CO2 श्वास द्वारा बाहर निकलती है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है श्वसन एक उपचयी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जटिल पदार्थ टूटकर ऊर्जा देती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तीसरा है महत्वपूर्ण तथ्य श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों समय निरंतर चलती रहती है। एनसीईआरटी पॉइंट टू रिमेंबर, बातें जो रिमेंबर करने योग्य है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। प्रत्येक जीवित कोशिका में श्वसन होता है। श्वसन के बिना जीवन संभव नहीं है। आज का वीपीआई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए है। श्वसन क्या है? तो श्वसन क्या है इसका आंसर भी है भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी बनाने की जैव रासायनिक प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। शॉर्ट में अगर 1 नंबर करेगा तो वही लिखेंगे, अगर ज्यादा रहेगा तो ऊपर वाले हमने बताए थे डिफिनेशन उस तरीका से हम लिखेंगे। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी। आगे हम चलते हैं। अगले पेज में है श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसके फैक्ट देखते हैं। यह मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन के लिए ये सभी पॉइंट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे कभी कभी कि वायवीय श्वसन कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऐसे पूछ सकते हैं। किसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उपोत्पाद के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनते हैं। यह धीमी प्रक्रिया है परंतु अधिक कुशल है। अवायवीय श्वसन देखते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है क्या अवायवीय ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है? अवायवीय श्वसन होती है। यह साइटोप्लाज्मा में होता है। यह कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा में। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, लगभग 2 एटीपी का। अंतिम उत्पाद के रूप में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल बनते हैं। जबकि इसमें
अंतिम उत्पाद के रूप में क्या था बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो पूछ सकता है कभी भी कि अंतिम उत्पाद के रूप में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पे पूछ देगा अंतिम उत्पाद के रूप में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल किन शोषण में होती है? तो अवायवीय शोषण में होती है। यह तीव्र प्रक्रिया है परंतु कम कुशल है। कम कुशल है, ज्यादा कुशल नहीं है मतलब। और इसको फैक्ट देखते वायवीय हैं, शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर देखते हैं। आधार ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वायवीय शोषण में देते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की वायवीय शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय शोषण, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय शोषण साइटोप्लाज्मा में होता है। इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का। अधिक से अधिक लगभग 36 से 38 एटीपी उत्पन्न होती है इसमें ऊर्जा। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें वो तो उपोत्पाद के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 और H2O होते हैं। इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। गति जो होती है इसकी धीमी होती है, इसकी तेज होती है। कुशलता अगर देखी जाए तो अधिक कुशल, ये अधिक कुशल होगा, अधिक कारगर, ये कम कुशल होगा। उदाहरण मनुष्य, पक्षी, पशु पक्षी, पौधे आदि में होते हैं। यह प्रक्रिया यीस्ट, मांसपेशियां और कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। प्रकार स्वस्थ दैनिक क्रिया में होती है, व्यायाम के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। तो इसका अंतर हमने देख लिए हैं, यह अंतर बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन, पहले ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 2 स्थिति में हो सकती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन। अधिक ऊर्जा और कम ऊर्जा, इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें अधिक एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O बनते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछने के योग्य है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। वायवीय श्वसन, अधिक ऊर्जा, पूर्ण ऑक्सीकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायवीय श्वसन में, और यह होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा देती है, ऑक्सी ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और होता कहाँ है? साइटोप्लाज्मा में। इथेनॉल किण्वन यीस्ट में होती है, लैक्टिक अम्ल किण्वन मांसपेशिया में बनती है। आगे की ओर चलते हैं। मानव शोषण तंत्र, मानव शोषण तंत्र, इसका डिफिनेशन देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना तथा गैस के आदान प्रदान के लिए कार्य करने वाले सभी अंगों के समूह को मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी जितने भी शरीर, जितने भी ये तंत्र है मानव शरीर का, ये भी जितने भी तंत्र है
इन्हीं सभी तंत्र को हम मानव तंत्र, मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, गैसों का आदान प्रदान करना, करने वाले जितने भी अंग के समूह है, उन्हीं सभी अंग को मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। तो देखिए, ये वायु की यात्रा कैसे होती है। वायु हम नाक से लेते हैं, एटमॉस्फेयर वायुमंडल से हम ऑक्सीजन नाक से लेते हैं। नाक से नासिका गुहा में, नासिका गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र से श्वास नली में, और श्वास नली से श्वसनी में, और श्वसनी से बाद, श्वसनी के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस में, उसके बाद वायु कोश में, वायु कोश से होते हुए ऑक्सीजन रक्त में, और रक्त से शरीर की कोशिकाओं में चली जाती है। यहाँ पे फिगर से देखते हैं, हमारा हम ऑक्सीजन नाक के जरिए ग्रहण करते हैं, उसके बाद नाक से यहाँ पे नासिका गुहा में जाती है, नासिका गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र से श्वास नलिका में, श्वास नलिका से दोनों फेफड़े में जाती है श्वसनी। उसके बाद ये श्वसनी में जाती है, इधर भी ये श्वसनी है, श्वसनी में जाती है। ब्रोंकियोलस में फिर वही हवा यहाँ आती है, और लास्ट में वायु कोश में चली जाती है। मानव श्वसन, मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग है नाक, नासिका, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नलिका, श्वास नली, श्वसनी, ब्रोंकियलस, और वायु कोश, फेफड़े। ये सभी मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। कुछ हम प्रत्येक अंग का कार्य देखेंगे, और एनसीईआरटी फैक्ट बॉक्स को भी देखेंगे। पहले हम श्वसन के प्रत्येक अंग का कार्य देखते हैं। नाक वायु को शरीर के अंदर प्रवेश कराती है, एवं धूल एवं बड़े कणों को रोकती है, हवा को छानती है, गर्म तथा नम बनाती है। नासिका गुहा, नासिका गुहा में श्लेष्मा धूल कण, धूल एवं सूक्ष्म जीवों को फंसा लेती है। सीलिया गंदगी को बाहर निकालती रहती है। ग्रसनी, यह भोजन एवं वायु दोनों का सामान्य मार्ग है। ग्रसनी, ग्रसनी से भोजन और भोजन का मार्ग और वायु का मार्ग दोनों यहीं से खुलती है, एक भोजन के मार्ग में और एक वायु के मार्ग में। यहाँ पे एक पट्टी नुमा होती है, जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं, उस पट्टी से इस श्वास श्वास नली को, जहाँ से हवा प्रवेश करती है, उसको ढक देती है। ढकने के बाद सीधे भोजन हमारे आमाशय की ओर अग्रसर कर देती है। उसके बाद स्वर यंत्र, स्वर यंत्र इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। आवाज उत्पन्न करना तथा इलियोटिक द्वारा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना स्वर यंत्र का काम है। श्वास नली, इसे विंड पाइप भी कहते हैं, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर सी के आकार की उपास्थि से बनी होती है, वायु को फेफड़े तक पहुंचाता है। श्वसनी, श्वसनी श्वास नली दो भागों में बंटकर दाएं एवं बाएं फेफड़े में जाती है। यह वायु को दोनों फेफड़े में पहुंचाता है, पहुंचाने का काम करता है।
ब्रोंकिलियस श्वसनी की छोटी शाखाएं होती है। वायु को वायु कोश तक पहुंचाना ब्रोंको ब्रोंकोलियस के द्वारा ही होता है। वायु कोश वायु कोश की अगर संख्या की बात की जाए 30 से 40 करोड़ तक हो सकती है। इसकी दीवार बहुत पतली, चारों ओर झिल्ली के जाल का होता है। इसमें गैसों का आदान प्रदान यहीं से होता है। यही वायु कोश से गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़े, दायां फेफड़ा 3 खंड के होते हैं। ये दायां फेफड़ा 3 खंड के हैं। पहला, दूसरा और तीसरा 3 खंड के होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंड के होते हैं। ये 2 खंड के होते हैं। दोनों फेफड़े दोहरी झिल्ली से ढके रहते हैं। ये जो दोनों फेफड़े हैं दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं। ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना तथा गैस का आदान प्रदान कराना फेफड़े का काम भी है। अब हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी फैक्ट में, एनसीईआरटी फैक्ट बॉक्स में श्वसन सी आकार की उपस्थिति से बनी होती है। गैस का आदान प्रदान केवल वायु कोश में होता है। फेफड़े स्पंजी एवं लचीले होते हैं। फ्लोरेला फेफड़े को संघर्ष से बचाती है। कुछ क्वेश्चन है। मानव श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वायु कोश, क्योंकि यही गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा क्वेश्चन है, श्वास नली में सी आकार की उपस्थिति क्यों होती है? ताकि श्वास नली दबकर बंद ना हो जाए और वायु का आवागमन निरंतर बना रहे। तीसरा क्वेश्चन है, सौर यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? वॉइस बॉक्स। सौर यंत्र को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? वॉइस बॉक्स। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर ऑक्सीजन को अंदर लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें मुख्यतः सांस लेना एवं सांस छोड़ना शामिल है। श्वसन श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर ऑक्सीजन को अंदर लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। ये श्वसन की प्रक्रिया है। इसमें मुख्यतः सांस लेना एवं सांस छोड़ना ही शामिल है। श्वसन की क्रिया सांस लेना एवं सांस छोड़ना। अगर शॉर्ट वे में कहा जाए श्वसन की क्रिया क्या है, तो सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन की क्रिया है। श्वसन की 2 अवस्थाएं हो सकती है, श्वास लेना और सांस छोड़ना। सांस छोड़ना डायफ्राम या संकुचित होकर नीचे की ओर चला जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर चला जाता है। पसलियों के बीच की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है। जब हम श्वास लेते हैं तो पसलियों के बीच की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है। पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर उठती है। हमारे छाती की जो पसलियां होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पसलियां ऊपर की ओर उठती है। वक्ष गुहा का आयत बढ़ जाता है। आप महसूस करते होंगे जब हम सांस लेते हैं तो हमारा वक्ष गुहा फूलने लगता है, आयतन वो बढ़ा लेता है, फेफड़े फैल जाते हैं। वायु दाब कम होने से बाहर की ओर हवा फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वास छोड़ते समय
डायफ्राम शिथिल होकर ऊपर उठता है। पसलियों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती है। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु शरीर से बाहर निकल जाती है। अब हम डायग्राम के जरिए और फ्लो चार्ट के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। श्वास लेने की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या होता है? पहले डायफ्राम संकुचित हो जाती है। उसके बाद पसलियों ऊपर बाहर हो जाते हैं। उसके बाद वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और फेफड़े फैलने लगती है। दाब कम होता है और ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। यहीं पे श्वास छोड़ने की क्रम डायफ्राम शिथिल हो जाती है। पसलियां नीचे अंदर की ओर धंस जाती है। वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। फेफड़े सिकुड़ते हैं। दाब बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। दाब जब हम बोतल को पिचकाते हैं तो उसके ऊपर उस बोतल पे दाब बढ़ जाती है ना। उसी प्रकार जब हम फेफड़े से श्वास को छोड़ते हैं तो फेफड़े के ऊपर दाब बढ़ जाता है। तो इसके जरिए भी हम समझ सकते हैं श्वास लेना। पसलियां, ये जो पसलियां है ऊपर की ओर आने लगता है जब हम सांस लेते हैं। फेफड़े फैलने लगते हैं। ये फेफड़ा जो है फैलने लगता है। डायफ्राम, ये जो डायफ्राम है ये नीचे की ओर आने लगती है जब हम श्वास छोड़ते हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पसलियां नीचे अंदर की ओर धंस जाती है। ये जो है पसलियां, ये पसलियां नीचे की ओर सिकुड़ने लगती है। फेफड़े सिकुड़ते हैं। फेफड़े भी सिकुड़ने लगते हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर ऊपर की ओर नहीं, ऊपर की ओर जाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं डायफ्राम। ये जो अभी हम देखे हैं ये डायफ्राम और ये वक्ष गुहा की ओर रहती है। इसका हम एक सरल परिभाषा देखते हैं। यह एक ये गुंबदाकार पेशीय झिल्ली जो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करती है। वक्ष गुहा और उदर गुहा को डायफ्राम अलग करती है। इसका कार्य जो है श्वास लेने में नीचे की ओर जाकर फेफड़े को फैलने में सहायता करती है। श्वास छोड़ते समय यह ऊपर उठकर फेफड़े को सिकुड़ने में सहायता करती है। पसलियों के बीच की मांसपेशियां, पसलियों के बीच की ये जो मांसपेशियां है इसका कार्य हम देखते हैं। श्वास लेते समय पसलियों को ऊपर उठाती है। ये जो मांसपेशियां है ऊपर उठाती है। श्वास छोड़ते समय पसलियां को नीचे लाती है, नीचे लाने में मदद करती है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इनमें इसका आधार है डायफ्राम के आधार पर संकुचित होती है और शिथिल होती है। पसलिया के आधार पर ऊपर और बाहर और श्वास छोड़ने में नीचे या अंदर की ओर होती है। वक्ष गुहा फैलती है और वक्ष गुहा इधर सिकुड़ती है। फेफड़े के आधार पर श्वास लेने में फैलती है और श्वास छोड़ने में सिकुड़ते हैं। दाब के आधार पर कम दाब होती है, अधिक दाब होती है। वायु की दिशा की बात की जाए तो अंदर की ओर और यहाँ बाहर की ओर जाती है। यहाँ तक की बात आप समझ चुके होंगे। एनसीईआरटी फैक्ट बॉक्स। सामान्यतः स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वास लेता है।
शारीरिक व्यायाम के समय श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन की गति मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। और क्वेश्चन है इसमें वीवीआई क्वेश्चन, श्वास लेने के समय डायफ्राम की क्या स्थिति होती है? जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? डायफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर चला जाता है। श्वास छोड़ते समय फेफड़े का क्या होता है? फेफड़े सिकुड़ जाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। वक्षगुहा का आयतन कब बढ़ता है? श्वास लेते समय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन वायु कोश से रक्त में प्रवेश करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायु कोश में आकर श्वसन के माध्यम से बाहर निकलती है, श्वास के माध्यम से बाहर निकलती है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान वायु कोश में होती है। वायु कोश अगर संख्या की बात की जाए लगभग 30 से 40 करोड़ होती है। इसकी दीवार की बात की जाए, दीवार केवल एक कोशिकीय मोटी एक कोशिकीय दीवार केवल एक कोशिकीय मोटी होती है। चारों ओर रक्त कोशिका का घना जाल होता है। इसके चारों ओर रक्त कोशिका का घना जाल होता है। सतह का क्षेत्रफल लगभग 80 से 70 से 80 मीटर स्क्वायर होता है, जिससे गैस का आदान प्रदान तेजी से होता है। ये ब्रोंकोलियस ब्रोंकियोल से जरिए जब वायु प्रवेश करती है तो वायु कोश में चली जाती है। रक्त केशिका, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये रक्त केशिका है। वायु कोश की संरचना देखी जाए, इधर आके हम देखेंगे स्टेप देखते हैं। गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है, श्वास द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु वायु कोश तक पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? श्वास द्वारा वायु कोश में पहुंचती है ऑक्सीजन। वायु कोश में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक तथा रक्त में कम होती है। वायु कोश में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और रक्त में कम होती है। विसरण द्वारा ऑक्सीजन वायु कोश से रक्त में चली जाती है। विसरण द्वारा ऑक्सीजन वायु कोश से रक्त में चली जाती है। उसके बाद रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। पांचवा स्टेप में रक्त शरीर की कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त शरीर की कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। उसके बाद कोशिका में शोषण के बाद बनी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा वापस वायु कोश में पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते समय शरीर से बाहर निकल आती है। अब हम उसको कुछ डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से। गैस का आदान प्रदान पहले हम ये फ्लो चार्ट से समझते हैं, इसके बाद इस डायग्राम से समझेंगे और हीमोग्लोबिन क्या है, अभिसरण क्रिया क्या है। तो ऑक्सीजन युक्त वायु वायु कोश में चली जाती है, ये वायु कोश में रक्त में चली जाती है। विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है, रक्त केशिका में है। रक्त केशिका से हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन
और ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं और शरीर की कोशिकाएं को पहुंचाती है। उसके बाद निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर रक्त उस कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोश में पहुंचाती है। वायु कोश से श्वास द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। हम वायु कोश का इस डायग्राम से समझते हैं। ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वायु कोश में, तो ये विसरण क्रिया द्वारा रक्त में चली जाती है। रक्त में जाने के बाद फिर विसरण क्रिया द्वारा वायु कोश में CO2 को वायु कोश में भेज देती है और वायु कोश से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं RBCS में पाया जाने वाला लाल रंग का प्रोटीन है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। यह कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। विसरण क्रिया क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस का स्वतः संचालन विसरण क्रिया कहलाता है। विसरण क्रिया क्या है? ये सांद्रता क्या है? सांद्रता मतलब जहां कम घना होगा, मान लो यहाँ पे ज्यादा एक गिलास है, इसमें ज्यादा चीनी की मात्रा है और इस गिलास में कम चीनी की मात्रा है, तो ये अधिक सांद्र है और ये कम सांद्र है। तो अधिक सांद्र वाला जो ये चीनी का घोल इस साइड स्वतः ही इस कम सांद्र वाले की ओर चले जाएंगे। इसी को हम कहते हैं विसरण क्रिया। तो जहां पे कम गैसों का स्वतः, जहां पर गैस कम होगा वहां पे स्वतः अधिक सांद्र वाले, जहां अधिक गैस होगा वहां स्वतः कम सांद्र वाले की ओर चले जाएंगे। इसी को हम कहते हैं विसरण क्रिया। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा सांद्र दिखाया गया है और यहाँ पे कम सांद्र दिखाया गया है। विसरण क्रिया के द्वारा इसका कण इस साइड जाएगा, यही है विसरण क्रिया। अब हम ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को देखते हैं। आधार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड कम। और जब ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा तो उसमें ऑक्सीजन अधिक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम। जबकि ऑक्सीजन रहित रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा और ऑक्सीजन कम होगा। रंग की बात की जाए, रंग के आधार पर यह चमकीला लाल होगा जबकि यह गहरा लाल होगा। दिशा की बात की जाए, हृदय से शरीर की ओर, शरीर से हृदय की ओर। कार्य की बात की जाए, शरीर की कोशिका तक O2 का पहुंचाता है और इसका कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाता है। स्थान फेफड़े से बाहर आने के बाद का रक्त फेफड़े में पहुंचने से पहले का रक्त होता है। बिहार बोर्ड एग्जाम पोस्ट VVI क्वेश्चन अगर इस चैप्टर के
इस टॉपिक से अगर पूछने का लायक होगा तो ये लगभग 4 क्वेश्चन ही होगा कि पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो वायु कोश में होता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। विसरण क्रिया क्या है? तो उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर गैस का स्वतः चलना विसरण क्रिया कहलाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का संयुक्त यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन चारों भी आए, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आगे की बचा हुआ टॉपिक जो है उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। कोशिकीय श्वसन एवं एटीपी और सारे श्वसन तंत्र का प्रमुख रोग एवं उनकी रोकथाम अगले वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। और अभी इस वीडियो लंबा होने के कारण इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इनमें क्या और सुधार करके हम आपको बताएं। धन्यवाद।